ये इमेजेस देख के लगता है कि ये जापान है, बट ये इमेजेस देख के नहीं लगता, राइट? बट सरप्राइजिंगली ये भी जापान है। हमने अपने जापान ट्रिप के टाइम पे सोचा कि सब लोग टोक्यो, क्योटो, ओसाका जैसे फेमस जगहों पे जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि हमें एटलीस्ट एक ऐसी जगह पे तो जाना है जहां पे टूरिस्ट ज्यादा नहीं जाते। और फिर बहुत ढूंढने के बाद हमें मिला ये आइलैंड। इसका नाम है कोजुशिमा और इसको टोक्यो ही एडमिनिस्ट्रेट करता है। यहाँ के टूरिस्ट मोस्टली जापानीज ही होते हैं। इनफैक्ट जब हम गए थे तो हमें अपने अलावा कोई और फॉरेनर दिखा ही नहीं वहां पे। कोजुशिमा इज डेजिग्नेटेड एज एन इंटरनेशनल डार्क स्काई प्लेस। यहाँ पे लाइट पोल्यूशन इतना कम है कि यहाँ पे आपको मिल्की वे का सेंटर भी दिखता है। और ये आइलैंड बहुत छोटा है, इसकी लेंथ 6 किलोमीटर है और विड्थ केवल 4 किलोमीटर। और यहाँ की पॉपुलेशन तो 2000 से भी कम है। इधर जाने से पहले दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टे और ट्रैवल। हम लोग यहाँ पे प्लेन से गए थे और हमारा प्लेन चोफू नाम के एक एयरपोर्ट से गया था। और चोफू का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा है। वो एयरपोर्ट इतना छोटा है कि वहां पे सिर्फ एक गेट है और एयरपोर्ट के अंदर शायद 20-25 से ज्यादा लोग भी नहीं बैठ सकते। और हाँ, इस एयरपोर्ट पे वेंडिंग मशीन के अलावा कुछ भी नहीं है और उस वेंडिंग मशीन में सिर्फ कॉफी मिलती है। तो अगर आपका यहाँ पे आने का प्लान है तो या तो खाना खा के आइए या फिर साथ में लेके आइए। तो जब हमने अपना सिक्योरिटी चेक पास किया उसके बाद हमें लाइन में लगा के प्लेन की तरफ लेके गए और प्लेन में सिर्फ 10-12 लोग ही बैठ सकते थे। प्लेन ने जैसे ही टेक ऑफ किया स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा क्योंकि प्लेन छोटा सा है तो टर्बुलेंस बहुत ज्यादा फील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे अभी गिर जाएंगे। नेहा को तो सेकंड थॉट्स आने लग गए थे। बट प्लेन जब हवा में स्टेबल हुआ तो ये एक्सपीरियंस हमारा वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो गया। हमने अपने प्लेन से माउंट फूजी देखा और सच में बहुत सुंदर है ये माउंटेन। हमें इस आइलैंड पे जाने से पहले इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। इंटरनेट पे भी बहुत कम कंटेंट अवेलेबल है इस आइलैंड के बारे में। तो जब हम लैंड करने लगे तब हमें समझ में आई इस आइलैंड की ब्यूटी। एयरपोर्ट के एक तरफ सी, दूसरी तरफ ग्रीनरी। वाओ, कोजुशिमा का एयरपोर्ट भी बहुत ही छोटा था। फिर एयरपोर्ट से हमने अपने बैग्स लिए और फिर सोचा अब क्या करें, क्योंकि यहाँ पे तो किसी को इंग्लिश आती नहीं है और हमें यहाँ के ट्रांसपोर्ट के बारे में भी कुछ नहीं पता। फिर हमने वहां के ही किसी एक स्टाफ मेंबर को गूगल ट्रांसलेट यूज करके थोड़ा बहुत बताने की कोशिश की। तब उन्होंने हमें बताया कि एयरपोर्ट से सिटी की तरफ बसेस जाती रहती हैं। और वो स्टाफ मेंबर इतनी हेल्पफुल थी कि वो हमारे साथ एयरपोर्ट के बाहर तक आई। उन्होंने हमें मैप दिया, हमें बताया एग्जैक्ट इस जगह पे बस आएगी और हमें मैप पे दिखाया कि हमें कहाँ जाना है। फिर फाइनली बस आई और हम उसमें बैठे और वहां पे कुछ लोग और थे जिनमें से एक अंकल को इंग्लिश आती थी। उनसे बात करते करते पता चला कि वो लोग और उनका ग्रुप माउंट तेंजो पे ट्रैक करने के लिए आए हैं। और वो हम लोगों को देख के थोड़ा सरप्राइज हो गए क्योंकि उन्होंने कभी उस आइलैंड पे फॉरेनर्स को नहीं देखा था। आइलैंड पे एक टूरिज्म एसोसिएशन नाम की बिल्डिंग है जहाँ पे सारे बसेस आके रुकते हैं और वही हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था। और फाइनली पूरे आइलैंड पे हमें एक इंसान मिला जिसको अच्छे से इंग्लिश आती थी। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें चीजें समझाई। उन्होंने मैप लेके उस पे हर एक जगह को सर्कल किया, कहाँ पे हमें जाना चाहिए, कहाँ पे हमारा घर है, कौन सा रूट हमें लेना चाहिए, बसेस के टाइम टेबल दिए हमें। और जहाँ पे हमने अपना रूम बुक किया था लकीली वो जगह भी वहां से सिर्फ 10 मिनट की ही दूरी पे थी। और वहां की एक बहुत अच्छी बात यह है कि जो लोग अपने घरों में रहते हैं वही 1-2 रूम्स अपने टूरिस्ट्स को दे देते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो रिजर्वेशन के टाइम ही आपको बताना होता है। ये आइलैंड इतना छोटा है कि पूरे आइलैंड पे सिर्फ एक मेन रोड है और उस पे सिर्फ एक ही सिग्नल है। वहां पे शॉप्स भी शाम को 5-6 बजे तक बंद हो जाती हैं। तो हमने लंच के लिए कुछ बर्गर्स खाए। लंच करने के बाद हम लोग टूरिज्म एसोसिएशन पे वापस आ गए और वहां से हमने बस पकड़ी आकासाकी प्रोमेनाडे के लिए। आई एम प्रिटी श्योर मैंने ये नाम बहुत गलत बोला। यहाँ समुंदर के शैलो वाटर पे ये बहुत सुंदर ब्रिज बना है जहां से आप सीधा पानी में छलांग मार सकते हो। एक बहुत ही काम और बहुत ही अच्छी जगह थी वो स्विमिंग के लिए। लेकिन यहाँ का पानी बीच बीच में गहरा भी है, तो अगर आप उधर जाएं तो मेक श्योर कीजिए कि आपको स्विमिंग आती है। इस जगह पे छोटे छोटे लॉकर्स भी अवेलेबल है जहाँ पे आप 300 येन्स देके 3-4 घंटे के लिए अपना सामान रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 1-2 घंटे बिताने के बाद हमारी बस आ गई जिससे हम वापस से टूरिज्म एसोसिएशन की बिल्डिंग में पहुंच गए। और वापस आते आते हम लोग इतना थक गए थे कि हमने सोचा कि पास के बीच पे जाके अब सनसेट एंजॉय करते हैं। उस आइलैंड पे फैमिलिया नाम का एक होटल है जहाँ के ओनर्स को इंग्लिश आती है, तो हमने सोचा कि डिनर वहीं पे ही जाके करते हैं। वहां पे जाके हमने मार्गरीटा पिज्जा खाया
और बहुत टेस्टी था वो। फिर रात को 9-10 बजे के आसपास हम लोग स्टार गेजिंग करने के लिए निकल गए, और क्योंकि यहाँ पे लाइट पोल्यूशन बहुत ही कम होता है तो स्ट्रीट लाइट्स बहुत डिम थे और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे थे, और हमारे पास उस स्पॉट पे पहुंचने के लिए सिर्फ एक मैप था। तो जैसे तैसे मैप देख देख के हम लोग उधर पहुंच गए। रोमिंग इन एन आइलैंड, मैप दिखा, विद जीरो लाइट पोल्यूशन। स्टार्टिंग में क्लाउड्स की वजह से कुछ खास आसमान दिख नहीं रहा था, लेकिन जब क्लाउड्स हटे तो आप इस पिक्चर को ही देख के समझ सकते हैं कि वहां का नजारा कैसा होगा। ये एक रॉ इमेज है जिसपे कोई फिल्टर नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं। दिस वॉज परफेक्ट। हम बहुत टाइम तक सिर्फ आसमान को ही देखते रहे। फिर थोड़े टाइम बाद जब हम अपने रूम की तरफ जाने लगे तो हम रास्ता भटक गए, और उस आइलैंड पे मोबाइल नेटवर्क तो आता है लेकिन इंटरनेट नहीं चलता। फिर जैसे तैसे इधर उधर जाते 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 हमें फाइनली एक ब्रिज दिखा जो हमारे मैप से मैच किया, और तब जाके हम अपने रूम पे पहुंच गए। फिर अगले दिन सुबह हमें ट्रैक के लिए जाना था, तो हम लोगों ने सुबह सुबह अपना ट्रैक स्टार्ट कर दिया। क्योंकि गर्मी का टाइम था तो ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट था, और फिर ट्रैक करते करते हम लोगों को ये जगह दिखी। जाते वक्त हम लोगों को बोट से जाना था, तो हम लोग ट्रैक से वापस आके टूरिज्म एसोसिएशन की बिल्डिंग पे आए। वहां से हमें बस ने बोट के अराइवल पॉइंट पे छोड़ दिया। फाइनली हमारी बोट आ गई। सब लोग लाइन बना के बोट में जा रहे थे, और वहां पे दूसरी तरफ आइलैंड के कुछ लोग, जिसमें वो इंग्लिश बोलने वाले अंकल भी थे, हमें बाय करने के लिए खड़े थे। बाय बाय। F21 はい、こちら200番台のお席でございます。और बोट का सफर भी बहुत सुंदर था, और फाइनली 3 घंटे के सफर के बाद हम लोग टोक्यो के पोर्ट पे पहुंचे, और पोर्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रेलवे स्टेशन था जहां से हम लोग अपने नेक्स्ट होटल की तरफ चले गए। हमारे इस आइलैंड के 2 डेज 1 नाइट का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 35 to 40,000 आया फॉर 2 पीपल। अब जो लोग उधर जाने का सोच रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ऑल ओवर जापान में वेजिटेरियंस के लिए वैसे ही कम ऑप्शंस हैं, उस आइलैंड पे तो और भी कम ऑप्शंस हैं। और क्योंकि वो एक छोटा सा आइलैंड है इसलिए वहां पे चीजें कंपैरेटिवली महंगी भी हैं, तो अच्छा रहेगा अगर आप अपने साथ खाने की चीजें लेके चले। रात को आइलैंड पे वॉक पे जाने के लिए अपने साथ एक टॉर्च जरूर रखें। और अगर आप जापान में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आप पेशेंस रखिए, क्योंकि इवन दो लैंग्वेज बैरियर है, वहां के लोग आपकी हेल्प करे बगैर जाते ही नहीं है। इस आइलैंड पे पहुंचने से पहले अपने साथ एटलीस्ट 10 to 20,000 येन पर पर्सन आप अपने पास रखें, क्योंकि यहाँ पे हमें तो कोई एटीएम मशीन नहीं मिली। और इस आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट है रेंटल स्कूटर्स, लेकिन उसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत है। तो ये था हमारा कोजुशिमा का ट्रिप इन अ नटशेल। आपको ट्रैवल वेबसाइट्स, होटल बुकिंग वेबसाइट, सारी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।